अस्सलामुअलैकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि मिल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब अपील थी। आज आप सारा दिन टीवी स्क्रीन पर देखते रहे जो तमाम लाइव समात का अहवाल था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर हुई। मसला ये नहीं कि उसकी निटी ग्रिटीज़ क्या हैं, उसकी बहुत ही बारीकियों में कहाँ पर जाना है कि ये हुआ। जैसे कि मिसाल के तौर पे सवाल पूछे गए वहाँ पे कि जनाब लगता है कि पार्टी इंतखाबात पर पीटीआई और इलेक्शन कमीशन का कोई पुराना झगड़ा चल रहा है। फिर ये पूछा गया किसी होटल में कराए थे आपने इंतखाबात या आपने किसी ग्राउंड में करवाए थे? ये भी पूछा गया कि अगर आपने एक अननोन से गांव में करवा लिए तो किस तरह से पता चला जनाब पार्टी के कारकुनान को कि यहाँ पे हमने वोट डालने जाना है? वीडियो चलाने का कहा गया पीटीआई की तरफ से कि जनाब वीडियो हुजूर वाला चला के दिखाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वीडियो नहीं आपने चलानी, आप वैसे हमें बताएं। और फिर साथ बड़े अहम रिमार्क से सामने आए कि पार्टी के कारकुनान को वोट का हक नहीं दिया गया तो जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं होंगे। कि पार्टी के अंदर अगर जमहूरियत नहीं है तो मुल्क के अंदर जमहूरियत कैसे आएगी? लेकिन ये मुहद्दिब अदसा लगा के इतना माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन हो रहा है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का हो रहा है। हाँ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इक्वेट करने की कोशिश की गई कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जी, हमने तो 12-13 और सियासी जमातें हैं जिनको हमने डी लिस्ट कर दिया क्योंकि उनके किसी ने इलेक्शंस नहीं करवाए और किसी के इलेक्शंस के प्रोसेस में सुकम था। मैं वैसे आपको ब्रीफली चंद पार्टियों के नाम बता देता हूँ, एक भी अगर आपको पता हो या शायद एक आधी पता होगी, उसके अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं। लेकिन इनको पीटीआई के साथ इक्वेट कर देना, ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस, ऑल पाकिस्तान तहरीक, किसी को नहीं पता कौन सी पार्टी है। अवामी पार्टी पाकिस्तान का भी किसी को नहीं पता। बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी भी है जनाब जिसको डीलिस्ट किया है। एक पार्टी उसका नाम है सबका पाकिस्तान, एक पार्टी है पाकिस्तान अमन पार्टी, ये शायद आपको पता हो। पाकिस्तान बराबरी पार्टी है जवाद अहमद साहब की, इसको डीलिस्ट किया है। इसी तरह एक मसीही अवामी पार्टी है, पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी है, लेकिन और भी हैं 4-5। कहने का मकसद ये है कि उस पर जस्टिस काजी फाइजा साहब ने कहा कि हाँ वो मैं देख रहा था, वो चल रहा था टीवी के ऊपर कि आपने इन पार्टीज को डीलिस्ट किया है। लेकिन क्या ये इक्वेशन बनती है? क्या इन दोनों को इनका पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है कि देखें जी एक तरफ तहरीक इंसाफ को अगर हमने किया है तो साथ इन नामालूम पार्टीज को भी तो हमने डीलिस्ट कर दिया है। गो के तहरीक इंसाफ का मामला डीलिस्टिंग का नहीं है, बट एनीवेज आर्टिकल 17 का जिक्र किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ये कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। हम ये देखते रहे हैं कि मुल्क के अंदर ज़बरदस्ती पार्टियां या पार्टी कह लीजिए छुड़वाई भी जाती रही है और वो आर्टिकल 17 उसी को इनकैप्सुलेट करता है इन अ वे। तो अकबर एस बाबर साहब की बुनियादी तौर पे शिकायत है, उसके हवाले से अब ये सब मामला आगे चलेगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो कोई इतनी प्रॉमिसिंग लग नहीं रही थी। हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तर्जुमान है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले ये फरमाइएगा, ये अकबर एस बाबर साहब वाला मामला, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट बन सकता है जो कि शायद आपके लिए बुरी खबर ले आए, जस्ट अज्यूमिंग के जो ऑब्जर्वेशंस हम सुन रहे थे, क्योंकि एक मौजूद जज साहब ने कहा कि निकाला नहीं जा सकता किसी बानी रुकन को। दूसरी तरफ हामिद खान साहब के पास वो लेटर मौजूद नहीं था जहां पे अकबर एस बाबर साहब को निकाला गया तहरीक इंसाफ से। यार ये क्लैरिटी पहले दे दें, ये कब निकाला गया था? ये आप अगली समात पे जो सुबह है कल आप देंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये देखें अकबर एस बाबर को निकाल दिया था, इनका केस नहीं बनता? ये लॉ कहाँ लिखा हुआ है जी कि किसी फाउंडिंग मेंबर को पार्टी से निकाला नहीं जा सकता? ये सर जस्टिस जज साहब जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, क्या वो ये तकलीफ करेंगे हमें वो लॉ बताने की? क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या आपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी को ऑपरेट करना है या हमने किसी और की ख्वाहिश के मुताबिक पार्टी को ऑपरेट करना है? नंबर एक बात। नंबर दो, अकबर एस बाबर पार्टी से निकाले जा चुके हैं। वो एक 38 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें इनको बकायदा नोटिसेस हुए थे, नोटिसेस सर्व हुए थे। उन्होंने उसके जवाब पता नहीं एक का दिया था, बाकियों का नहीं दिया था। मेरे सामने वो डॉक्यूमेंट इस वक्त नहीं है। हम डेफिनेटली कल जब हियरिंग होगी तो उसमें वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट के सामने पेश कर देंगे। अकबर एस बाबर जो है वो पिछले जब से उनको निकाला गया पार्टी से, वो पार्टी के खिलाफ एक मिलेवलेंट किस्म का जो है वो एक कैंपेन चला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने पार्टी, अगर ये कहते हैं, इनका क्लेम मान भी लिया जाए कि ये पार्टी के मेंबर हैं इस वक्त, तो क्या ये 3 बजे का टाइम था, 3 बजे तक आप लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने थे पार्टी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या ये 3 बजे तक पार्टी के हेड ऑफिस आए? नहीं आए। तो कहते हैं ना वो ये वहां तो वीडियो जारी ड्रामा की करने कि के वहां लिए पे 4:30 बजे फिरते रहे, मैं वहां पे लेने गया, मुझे किसी ने दिए नहीं, और उसकी एक तरह से बिल्कुल झूठ बोलता है ये सुप्रीम कोर्ट में। वो कहते हैं कि उनको पता कहां पे रहे इलेक्शन। मैं वहां मौजूद था पार्टी के हेड ऑफिस में, ये 4:30 पौने 5 बजे
चंद कैमरामैन को लेके और चंद अपने टाउट्स को लेके वहां पहुंचे थे सिर्फ ड्रामा करने के लिए और कुछ नहीं किया था, जो पार्टी को बेजा बगैर किसी वजह के मलाइन करता रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज मैंने प्रोसीडिंग्स देखी हैं, जो देयर वाज अ palpable bias in the proceedings, but we still hope that जो जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक कल फैसला या जब भी फैसला आता है वो फैसला किया जाएगा। We will keep our faith in the court. पैल्पेबल बायस रऊफ हसन साहब जो कह रहे हैं ना नाजरीन, वो ये है कि महसूस किया जा सकता है कि झुकाव है कि एक तरफ, लेकिन साथ ही साथ सर ये मैं नहीं कह रहा, इसी चीज को बेस बना के ये खुद चूंकि ऑब्जर्वेशन है, बड़ी खतरनाक ऑब्जर्वेशन है, और वो ये है कि आप जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं कर रहे, पार्टी के कारकुनान को वोटिंग का हक नहीं मिल रहा। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया। देखिए जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो चाहे फरमा ले, क्योंकि केस के दौरान भी ज्यादा वो बोल रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो जज भी हैं और वकील भी हैं। मैं तो काफी दिनों से जब भी ये लाइव टेलीकास्ट होता है तो मैंने लिखा भी है इसके ऊपर कि कोर्ट के अंदर बोलना जो है वो वकील का काम है, क्योंकि उसने केस अपना पेश करना है। जज जो है वो अपनी जजमेंट के थ्रू बोलता है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक एसेंस है। लेकिन अगर किसी कोर्ट में जजेस जो हैं वो वकील भी बनना शुरू कर दें और वो वकील को बात ही ना करने दें, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली हमारी एपेक्स कोर्ट में हो रहा है, तो वकील अपनी प्रेजेंटेशन कैसे कर पाएंगे? आज की आप प्रोसीडिंग्स भी देख लीजिए और इवेल्युएट कर लें कि कितनी देर तक जजेस बोले और कितनी देर तक वकील बोले। जजेस को कोर्ट रूम में नहीं बोलना चाहिए, कोर्ट रूम में बोलना जो है वो वकील का काम है, उसने केस प्रेजेंट करना। झाड़ भी पिलाई है उन्होंने, कहा आपको तमीज नहीं है कि एक सीनियर लॉयर बात कर रहे हैं, आप क्या यहाँ पे बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? अब सर एक और चीज देखिए जी, वो बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे भाई, मैं उनको कह दूं, उस दिन उन्होंने कमेंट किया उसके ऊपर, खोसा साहब के ऊपर के सरदार वरदार ना लगाए, तो फिर काजी भी तो है ना, फिर सरदार तारिक मसूद साहब भी तो है ना, उनके बारे में क्या फरमाएंगे वो? फिर ये कि ह्यूमिलिएट करते हैं ये वकील को, जिस तरीके से कॉन्डक्ट है, जैसे बात करते हैं, उसमें ह्यूमिलिएट करने का एक तकाजा होता है, ह्यूमिलिएट करने का एक आंसर होता है, बहुत शिद्दत से वो शामिल होता है। तो जजेस ऐसे बिहेव नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो जैसे कि किया जा रहा है। अच्छा, तो थोड़ी सी इस्लाह की जरूरत है, मेरा ख्याल है कि ऑब्जर्वेशंस के हवाले से रऊफ साहब, जो हम आज सुनते रहे, जो रिमार्क्स रहे कोर्ट के अंदर, एक और जो रिमार्क दिया गया उसके बिल्कुल बरक्स आपकी पार्टी की जो चेयरमैन है उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तो 2 ऐनकें हैं, हमें वो एक और ग्लासेस से देखते हैं और एक और कलर्ड ग्लासेस दूसरी पर जमातों के लिए उन्होंने रखी हुई है। लेकिन उस पर सर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आपको बहुत अकोमोडेट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एंड यू थिंक अदरवाइज। आप लोगों का तो हमेशा से और बहुत अरसे से, जब खान साहब बाहर थे और आपकी हुकूमत भी थी, आप तो तब से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली डजंट थिंक सो। उनको नहीं लगता ऐसा, वो कह रहे हैं अकोमोडेट हो रहे हैं आप इनसे बहुत ज्यादा। गौहर साहब ने जो कहा है, उन्होंने बहुत एक वो इससे ज्यादा इश्यूज हैं इलेक्शन कमीशन के, तो ये एक एनको का मसला तो है ही है उनका, 2 एनके जो उन्होंने पहनी हुई है। इसके अलावा इन्होंने वर्चुअली पार्टी को तबाह करने की कोशिश की है जब से हमारी हुकूमत गई, और हम हुकूमत के दौरान भी मैं भी वहीं था, आई वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आई वाज सीइंग कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो अगर चीफ जस्टिस साहब को ये चीज नजर नहीं आती तो ये फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। उनको चाहिए कि वो एक ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई करें इश्यूज को कि किस तरीके से। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने के कोई डिफरेंटली इलेक्शंस करवाए हैं, जो आज ये हमसे पूछ रहे हैं कि जी आपने कहाँ मैदान में कराया या कहाँ कराया? क्या वो भी कोई एक तकाजा है इलेक्शंस का कि जी हम इनकी दी हुई या इनकी बताई हुई जगह के ऊपर इलेक्शन करवाएं? क्या इन्होंने बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कभी आज तक इस किस्म के सवालात किए इलेक्शन कमीशन ने, ये कोर्ट से क्लॉड है? क्या आज तक आपने वो जमातों के नाम गिनवाए हैं वेरी करेक्टली? वो एक सीट की उनको नहीं मिलता कि पूरे पाकिस्तान में उन पॉलिटिकल पार्टीज को, तो ये कंपैरिजन का इनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्रेजुडिस है, ये जो बायस है, ये उनके हर लफ्ज जो बोलते हैं उससे वो टपक रहा होता है, बी दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बी दैट सर्टेन कोर्ट्स इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली तकाजा जो एजेंडा है, एक एजेंडे के ऊपर अमल किया जा रहा है। वो एजेंडा है कि पीटीआई को खत्म करना है और उसको डेफिनेटली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। हम जानते हैं, हमारे लिए ये कोई अजनबी चीजें नहीं है, कोई अनहोनी चीजें नहीं है जो कि हमारे सामने हो रही हैं। We expected all this to happen. ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैं बसादे एहतराम आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है और लास्ट रिजॉर्ट आपके पास सुप्रीम कोर्ट ही है। अब वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस है उनको हम अपनी जगह पे रखते हैं, लेकिन जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हिंज कर रहा है फैसला इस चीज़ के ऊपर कि अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता, और दूसरा क्या वो अभी भी पार्टी मेंबर हैं या नहीं। ये हामिद खान साहब के पास होना नहीं था चाहिए ये लेटर ऑलरेडी, जब आप वहां पे गए? इतना इंपॉर्टेंट केस, आप मतलब ये पॉलिटिकल लाइफ का मसला आ गया आपकी।
देखिए हमारा एक इंटेंशन ये है कि वो आज अब पीटीआई का मेंबर नहीं है, लेकिन अगर वो पीटीआई का मेंबर हो भी तो जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया है कि वो 3 बजे जो कि डेडलाइन थी, वो 3 बजे से पहले वो हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में आया अपने नहीं पेपर्स नहीं, मैं लेके तो सबमिट करने के लिए? वो सर वो एक और चीज हो नहीं गई ना। चले वो तो नहीं, वो ये बाद में और चीज डिस्कस नहीं होगा होती है भाई। सर। ना ना ये ना, मैं कुछ अर्ज बिल्कुल ये कर एक रहा हूँ। रेलेवेंट चीज है कि आपने वक्त के अंदर जो है डेडलाइन से पहले अपने पेपर डिपॉजिट लेकिन करवाने सर हैं। उससे ये तो पहले, जैसे कि मैंने उससे पहले कहा, ये पहले ड्रामा लगाने आया था। उससे पहले अगर अदालत के अंदर ये साबित कर दिया जाता कि भाई ये मेंबर ही नहीं है और हमने तो इनको निकाल दिया, तो ये सवाल आना ही नहीं था ना। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। वो देखते हैं, कल कल हामिद खान साहब पेपर्स हैं हमारे पास, पूरा केस पड़ा हुआ है, वो केस प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हामिद खान साहब जब जाते हैं तो वो डेफिनेटली प्रेजेंट करेंगे। वी स्टिल पुट अप अ फेथ इन द कोर्ट। कोर्ट को चाहिए कि वो इंसाफ और कानून के तकाजों के मुताबिक फैसला करे, और हम अपना फेथ जो है वो कोर्ट में रखेंगे कि कोर्ट ठीक फैसला करेगी। अब नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ही होना चाहिए पूरे तमाम पाकिस्तान की, उन्हीं से उम्मीदें होनी चाहिए। बहरहाल गौहर खान साहब आज उनकी जो प्रेस टॉक थी आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स प्रोसीडिंग, उसके अंदर बाकायदा मायूस नजर आए और उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशंस तो ऐसी हैं, लेकिन चलें देखते हैं, उम्मीद करते हैं ये मामला रहा। सर मैं अब डिस्कशन थोड़ी सी और एक मौके की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि जो टिकट्स आपने दी और उसमें एक पता था पहले कि ये पॉलिसी है कि वकला को एक बड़ा क्या उसको कहना चाहिए, अलायंस शेयर जो है वो वकला में टिकट्स होंगी। लेकिन ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, डिसाइड कौन कर रहा है? ये सारी इमरान खान साहब वेट कर रहे हैं, ये सारी खुद वो देख के दे रहे हैं कि किसको देनी है किसको नहीं देनी? क्योंकि इस पर बड़े एतराज़ात आ रहे हैं कि जिन लोगों ने सहूबतें सही हैं उनको टिकटें नहीं मिली और कुछ ऐसे वकला को मिल गई हैं कि जिनका किसी ने कभी सुना ही नहीं था। मैं दो इसके एस्पेक्ट्स हैं, मैं दोनों बयान करना चाहूंगा। नंबर एक जो है वो ये है कि खान साहब ही इन टिकट्स को वेट करके अपने फैसले दे रहे हैं और वो फैसले इंप्लीमेंट हो गए हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि हमारे पास जो है उम्मीदवार, एक एक सीट के ऊपर 10-10, 12-12 उम्मीदवार, यहाँ लोग टेलीविजन स्टेशन के ऊपर बैठे हुए उन्होंने क्लेम किया था, बल्कि कस्में खाई थी कि जी तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिलेगा, और ये कि अगर कोई उम्मीदवार मिला तो हम रिजाइन कर देंगे पॉलिटिक्स से। तो मेरा ख्याल है कि आपकी भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि उनको जरा बुलाएं। और भी लोग हैं जिन्होंने कस्में खाई। जहाँ 10-10, 12-12 कैंडिडेट्स होते हैं एक सीट के ऊपर, तो वहाँ ग्रीवेंसेस क्रिएट हो जाती है। एक नेचुरल बात है सर। लेकिन मिसाल के तौर पे जब हम पूरी लिस्टें हमारी फाइनलाइज हो जाएंगी तो उसके बाद हम इन लोगों के साथ बैठ के उनको समझाने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों ने जिन लोगों में रिजर्वेशंस हैं। अच्छा, वो तो अपनी जगह पे होगा ना सर रिजर्वेशंस। मैं गुजारिश, देखें मैं आपसे बात करता हूं कि आरिफ गोंदल साहब हैं, उनका बेटा 6 महीने से जेल काट रहा है, उन्हें पता होता कि यार मुझे टिकट भी नहीं मिलना तो वो कहीं और निकल जाते ना। उनकी जगह पे वो पंजोता साहब को दे दिया कि उन्हें कोई नहीं। मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा, बड़े सारे नाम बता सकता हूं, मोहम्मद रजा साहब हैं, साजिद भट्टी साहब हैं, तारिक इरशाद साहब हैं, इवन मरवत साहब को नहीं टिकट दिया सर आपकी जमात ने। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फील्ड नहीं करेंगे तो नतीजा शायद आपकी तवक्को के मुताबिक ना आए। देखिए मैंने अभी तक पार्टी ने ऑफिशियली लिस्टें रिलीज नहीं की हैं, मैंने करनी है। अच्छा, मेरे पास अभी तक ऑफिशियल लिस्ट्स नहीं आई हैं। अच्छा, जो सर्कुलेट कर रही हैं, मुझे नहीं पता कि वो कहां से आई हैं वो लिस्टें। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि जहां एक एक सीट के ऊपर 10-10, 12-12 कैंडिडेट्स हों, वहां सब लोग खुश नहीं, पार्टी सबको खुश नहीं कर सकती। पार्टी ने अपनी डिस्कशन के मुताबिक एक कैंडिडेट को टिकट देना है, बाकी डिसअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन हम उसको एड्रेस करेंगे। हम उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम उसको एड्रेस कर लेंगे। ये आपने इंपॉर्टेंट बात की। अभी टिकट्स फाइनलाइज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जो लिस्ट हम देख रहे हैं पाकिस्तान टिकट्स कुछ हो गई हैं, उनकी लिस्ट्स अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं ऑफिशियली। जब कंफर्मेशन आ जाएगी हर सीट की तो हम वो लिस्टें ऑफिशियली रिलीज कराएंगे। उस वक्त ज्यादा बेहतर मौका होगा कि हम और आप बैठ के उनको डिस्कस कर सकते। अच्छा रऊफ साहब, आपने कहा और बड़ी कन्विक्शन के साथ आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना है, खत्म करना है, ये प्लान है और इलेक्शन से आउट रखना है। फर्ज कर लीजिए, और जैसा कि ऑब्जर्वेशन से आपकी पार्टी के चेयरमैन साहब को नजर आ रहा है कि वो आपके हक में इतना अच्छा फैसला शायद ना आए सुप्रीम कोर्ट से भी, तो इन दैट केस व्हाट वुड बी द प्लान बी? किसी और पार्टी के साथ अलायंस, उनके इंतखाबी निशान पे इलेक्शन, ये डिस्कस हुआ है पार्टी में? जी बिल्कुल डिस्कस हुआ है जी। हमारे पास 2 बैकअप ऑप्शंस हैं। हम पार्टी या पार्टीज, एक या एक से ज्यादा पार्टीज के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, और नंबर 2 हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। और ये भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि हम कुछ इलाकों के लिए पार्टीज के साथ इत्तेहाद करें और कुछ इलाकों में इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करें। ये तमाम चीजें जो हैं ये टेबल के ऊपर मौजूद हैं। अब जब ये फैसला आता है तो उसके बाद हम एक बेहतर फैसला अपना जो है वो करने की कोशिश करेंगे कि हमने
किस तरीके से, क्या हमने दोनों ये ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना है, किस तरीके से हमने इलेक्शन में जाना है। इलेक्शंस हम नहीं छोड़ेंगे, फोरफीट नहीं करेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की हर सीट से इलेक्शन लड़ेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्टली इफ यू कैन शेयर, वो जो 2 जमातें हैं जिनके साथ वो चल रहा है आपका, वो उसमें से शेख रशीद साहब की भी है सर? देखिए, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक आई एम ऑथराइज्ड टू मेक इट पब्लिक एट दिस पॉइंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच रऊफ हसन साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। तो एक तो यही बात करेंगे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ही जमात को, एक बड़ी जमात को जो है ना माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, और उनका जो इंटरनल पार्टी इलेक्शन है उसको बड़ा कीनली और क्लोजली ऑब्जर्व किया गया। क्यों किया गया और इससे क्या तासुर कितना को अच्छा जाता है? और दूसरा, सीनियर जजेस जिनके बारे में कहा जाता था कि ये वो ग्रुप है जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है, 2 जजेस आपको पता ही है उन्होंने इस्तीफा दिया। और क्या कोई ग्रुपिंग है जिसके बारे में पहले कहा जाता था कि ग्रुपिंग है उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, तो क्या आज भी कोई ग्रुपिंग है? इस पर कुछ बात होगी। हमारे साथ हाफिज एहसान साहब होंगे और अजहर सिद्दीक साहब होंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर बात करते हैं कि सारा दिन आप देखते रहे कि तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलना है कि नहीं मिलना, और वो तमाम दिन टीवी पे भी चलता रहा। कहा गया कि यार आप पेशावर क्यों गए, आप लाहौर हाई कोर्ट गए, फिर वहाँ से आप पेशावर चले गए, वो पता नहीं क्या एक फोरम शॉपिंग समथिंग ऐसी कोई टर्म उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने, कि मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हाफिज एहसान साहब मेरे साथ हैं, अजहर सिद्दीक साहब ने ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, आई स्टार्ट विद यू। और वो मामला ये है कि पेशावर क्यों गए, पेशावर जाके क्यों करवाने थे, फिर ये कहा गया कि लोगों को कैसे पता चला। इतनी इस तरह की निटिग्रिटीज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सर जाना चाहिए। नजर आ रहा हो कि बाकी पार्टियों को भी तो देख लें कुछ। देखें, ये है कि इस वक्त जो केस चल रहा है वो पीटीआई का चल रहा है, और पीटीआई के ही इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस चल रहा है। नजर करम पीटीआई नहीं, वो एक चीज़ देखें कि ये चीज़ आज से नहीं चल रही ना, ये चीज़ चल रही है 2021 से। 2021 से एक आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑब्लिगेशन है इंट्रा पार्टी करवाना अपने आइन के मुताबिक और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक। अब इसको हो जाना चाहिए तो, और इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जी दूसरी पार्टीज भी करवाती, आपका भी उस तरह हो जाना चाहिए था। अब उस वक्त जब ये इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था, और ये झगड़ा चल रहा है 2019 से, 2019 के अंदर पीटीआई ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। उसके बाद उसके अंदर एक इलेक्शन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर जो है इनका सबसे बड़ा जो है, लेट्स बी फेयर, इस तरह की चीजें नहीं, अब थोड़ा सा सुन तो लेना। छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन का तो उस दिन कोर्ट के अंदर भी उन्होंने बताया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन उनका ये कहता है कि इलेक्शन से 2 साल पहले, उसके मतलब 2 साल के बाद आपने पार्टी में इलेक्शंस नहीं करवाने। और वो कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने पढ़ के सुनाया, वो दैट गोज अगेंस्ट देम। बट लेकिन ये कहना कि आपने चमकनी में क्यों करा दिया, वो तो पेशावर के अंदर नहीं आता, आप लाहौर क्यों गए थे, उधर से आप पेशावर क्यों आ गए, आप शादी हॉल में गए कि आपको ग्राउंड में जाना चाहिए था। ये चीजें एट द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक चीज थे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहा है वो पेशावर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है। वो जजमेंट जो है वो पीटीआई के फेवर के अंदर आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर एक पार्टी बना है, और मैटर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और पीटीआई का आपस के अंदर कि क्या उन्होंने जो इलेक्शन करवाया है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ठीक है या नहीं है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये सारी जो एक्सरसाइज है 2021 से चल रही है। साहब जरदारी साहब ने ऑन एयर अभी कुछ रोज पहले हामिद मीर साहब को इंटरव्यू में कहा कि कौन से इलेक्शन पार्टी में तेरा ख्याल है, और यूं करके वो जो जिस तरह से वो एक इनफॉर्मल लोग कहते हैं, तेरा ख्याल है कि मेरे खिलाफ को वहां पे वोट देगा। ऐसे ही होता है, बस लोगों की राय जान लेते हैं। नून लीग का मैं आपको अभी बताता हूँ, 1 मिनट सिर्फ मुझे दें, ये देखें। हाँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड। ये इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइड मैं आपको बता रहा हूं। मरियम नवाज, एहसन इकबाल चौधरी, अता तारड़, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, एवरीवन सब इसी तरह करवाते हैं। नहीं, सब इसी तरह नहीं नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन को, तो बस सवाल है। लेकिन एक देखें, एक चीज मान लेनी चाहिए इस चीज के अंदर कि अगर ये 2-2.5 साल से ये मामला चल रहा है तो किसी न किसी जगह को प्रॉब्लम तो है ना। ये तो नहीं कहना चाहिए। अच्छा, एक चीज दूसरी उस चीज के अंदर ये है कि जब आप अपना केस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेके जाएं कि हमें सर्टिफिकेट दें, और आपसे क्वेरीज की जाएं इस मामले के अंदर कि जी आप ये बताएं कि आपका जो फेडरल इलेक्शन कमिश्नर है उसकी अपॉइंटमेंट ठीक है, और आप ये कहें कि जी चूँकि टाइम उसके अंदर कम था तो वो अपॉइंटमेंट हमारी ठीक नहीं है, फिर अगला पूछा जाए, आप कह रहे हैं कि ये पीटीआई की गलती नहीं, आप उस ऑर्डर के अंदर देख। और मैं आपको
आपको बताऊं, आज जो आई है ना, ये मैं ये समझता हूं कि ये जो प्रोसीडिंग्स चीफ जस्टिस दिखा रहे हैं बहुत सारे केसेस के अंदर है, इसके अंदर बहुत सारे आई ओपनर्स हैं कि जिसके अंदर लोगों को पता तो चले कि कोर्ट क्या कर रही है, कॉन्डक्ट क्या है, जो एक मिस रिपोर्टिंग वाला। अब कल जो चीजें आएंगी, आज जिन चीजों के ऊपर आज ऑब्जर्वेशंस आई हैं, जो चीफ जस्टिस ने कहा है या बेंच ने कहा है, अगर कल उनका एक प्रॉपर आंसर आ जाता है तो कोर्ट के साथ साथ पूरी कौम तो देख रही होगी ना, ये तो नहीं देख रही। जब वो देख रही होगी कि ये सवाल हैं, ये इनका जवाब है और उसके बावजूद ये चीज आई है, तो फिर लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं कल भी परसों भी मैं हमेशा इस चीज के अंदर कहता हूं कि अल्टीमेटली अदालतों के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो अदालतें जो है रोना इस चीज का, रोना इस चीज का, उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं। मैं अजहर साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं। थैंक यू अजहर साहब, वक्त दिया आपने। ये आज आपने भी देखा होगा, सारा दिन टीवी पे चलता रहा, आपको चलते फिरते नज़र पड़ गई होगी क्या मामलात वहाँ पे चलते रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो हमें, मैं अभी हाफिज़ साहब से जो बात कर रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी सबसे बड़ी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इन चीज़ों पर कि ये शादी हॉल था कि ग्राउंड था, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कैसे पता चला लोगों को, कौन आया कौन नहीं आया। पीटीआई के चेयरमैन को जो है ना ऑब्जर्वेशन सुन के आज उनकी जो प्रेस टॉक थी उससे मैंने देखा है कि वो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार लगता तो नहीं लेकिन फिर भी उम्मीद हमें यही से रखनी चाहिए। आपकी रीडिंग क्या है आज देखने के बाद कि कल दोबारा रिज्यूम होगी हियरिंग, तो क्या आप फैसला देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मेरे लिए तो बड़ा दुख का मकाम है, दुख का मकाम इसलिए मेरी खुद समझ से बाहर है कि एक पार्टी के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट इतनी बारीकी से, यानी अब ताहयात नाहली वाला मामला आया था। आप देखिए नजर यही आ रहा है इस वक्त कि हमारी अदालतों का जो है ना टिल्ट शायद एक तरफ है, और पिछले 2 सालों से तो हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हालात देख रही है, यानी पहले इलेक्शन कमीशन, यानी अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन का किरदार पूरी कौम ने देख लिया। अजहर सिद्दीक एक इंडिपेंडेंट आदमी के तौर पर गले अपना दिल पे हाथ रख के आप भी बताइएगा, प्रॉपर्टी फंडिंग, तोशाखाना और तौहीन इलेक्शन कमीशन, फिर जनाब वो अपना आ गया जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पूरे पाकिस्तान में तो इलेक्शन करा नहीं सका इलेक्शन कमीशन, भागता फिर रहा है वो। अभी बैठ के पंजाब के इलेक्शन और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं कराए, वहां तो कोई इल्जाम, वहां तो कोई जागरा को पूछगिछ है ना, तौहीन अदालत की कार्रवाई है कि जिस तरह बैठकर जनाब लॉ एंड ऑर्डर, पैसे नहीं है भाई, अगर करना है तो इंसाफ पूरा, और ये कोई शॉपिंग फोरा नहीं है। ये भी बता दूं आपको, मैंने सेक्शन 215 चैलेंज करना था लाहौर हाई कोर्ट में, मेरी पार्टी चेयरमैन गौर से बात हुई, उन्होंने रोक दिया मुझे, कहा नहीं वो पंजाब के अंदर तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन है वो मुझे पता है कि लोगों ने फाइल करवाई थी, और मकसद क्या था, वो डिसमिस करवा के एक कंट्रोवर्सी बनानी थी। और हमने दूसरी तरफ हमने ये देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अगर अपना हल्का बंदियों वाला मैटर टेकअप किया, सुप्रीम कोर्ट वो लेगी अपने पास। हम तो ये देखे दोहरा म्यार का लफ्ज कह दें या जो कुछ भी आपने कहना है नजर आ रहा है। और जितनी बातें आज जस्टिस काजी फाइज साहब ने सवाल उठाए हैं बाहसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं तो समझ रहा था शायद को पता नहीं कि बहुत, अब एक तरफ हाल देखें आप एक से हक ले रहे हैं, मुझसे मेरी जायदाद आप छीन लें और समरे प्रोसीडिंग में जीत लें, छीन लें, वो कर चीज, वो बुनियादी हक है मेरा यार। आर्टिकल 17 कहता है, आर्टिकल 17 अगर किसी पार्टी को बैन करने का कहता है तो आप, यानी आपने सेक्शन 215 की आड़ में अगर आपने बल्ले का निशान ले लिया तो छोड़ा गया आपने तो पार्टी को बैन ही कर दिया। सर आर्टिकल 17 में तो किसी से जबरदस्ती पार्टी ना छुड़वाना भी इम्प्लाइड है। देखिए बड़ी मजेदार बात बताऊं, वहां लिखा है इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, किसी पार्टी को बैन करना है, ये आपने बड़ा यानी तरीका ढूंढा है कि आराम से अब अपना इंतखाबी निशान ना देके, इंतखाबी निशान नहीं देंगे तो आप कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकेगा पार्टी के ऊपर। यानी ये नहीं है कि बल्ला वो कोई भी वोट नहीं ले सकता, और बल्ला लेना कितना जरूरी है आप यूं समझ लें। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग अनपढ़ रहते हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे कम है, तो जमाती बुनियादी पर इलेक्शन लड़ने और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का केस अगर जमाती और गैर जमाती इलेक्शन की बातें आ गई ना, अब तो बेसिकली आपने गैर जमाती इलेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं चीजों को। अब यानी मैं अजहर सिद्दीक बल्ले के इलेक्शन से अगर लड़ना चाहता है, अगर वोटर चाहता है बल्ले को, और वही है वो बल्ला है जिसने ग्राउंडों में धूबे बिछाई, फिर सियासत में आया, धूबे बिछाई, परेशानी होगी, इलेक्शन कमीशन परेशान, हमारी कोर्टों में मामला आ गया, और क्या रह गया यार, इस बल्ले ने तो सबको आगे लगाया हुआ है। आप सिर्फ अजहर साहब आप जो बातें कर रहे हैं ना, आप ये शुक्र करें कि काजी फाइज साहब ने बताया कि वो टीवी नहीं देखते, वरना जो आप बातें कर रहे हैं ना ये बड़ी खतरनाक, उन्होंने देख लेना ना, अगर आप यूं सुनते उन्होंने बुला लेना था आपको। मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात सुने साहब, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ,
सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि शुक्र करें टीवी नहीं देखते वो, अच्छी बात है ना, सच तो आप बोल रहे हैं, ठीक है आपके मुताबिक, लेकिन मैं एक ब्रेक लेनी जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इस्तीफ़े दिए। एक बाज़गश्त ये भी है कि एक आधा इस्तीफ़ा और भी आ सकता है। जस्टिस मुनीब साहब की कुछ बात चलती है बीच में, वो क्यों है उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। जस्टिस मज़ारी अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का तो खैर काफ़ी सरप्राइजिंग रहा जो इस्तीफ़ा आया। उसमें जो रेफरेंस का मामला था कि आ जाता तो फिर उसके बाद वो कर भी देते तो वो आगे चलता रहना था रेफरेंस, ये चीज़ें अपनी जगह पे। अजहर सिद्दीक साहब कुछ अरसा पहले तक और कुछ ही अरसा पहले तक ये कहा जाता था कि बड़ी ग्रुपिंग है जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जब बंदयाल साहब होते थे चीफ जस्टिस साहब, जो ये इस्तीफों वाला मामला चल रहा है इससे तो लग रहा है कि अभी भी ग्रुपिंग बरकरार है। और अब ये दूसरी साइड इस साइड को, हालांकि काजी फाइजा साहब को पर जिस वक्त रेफरेंस आया गलत आया, ठीक आया, जो भी हुआ, लेकिन आई थिंक नजर यूं ही आया कि उनको उनके ब्रदर जजेस नहीं सेव किया उस वक्त, इस वक्त वो मामला नहीं है। सर आवाज आ रही है अजहर भाई? हाँ जी मुझे आवाज आ रही है। देखिए मेरा चूंकि मैं पुरानी चीजें कुछ चीजें देख रहा हूँ बैकग्राउंड पे, अगर तारीखी तौर पर आपको याद हो मरियम नवाज शरीफ कहा क्या क्या करते थे कि फलां चीफ जस्टिस आएगा उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा, और जजेस का नाम लेके कि हमने छोड़ना नहीं है इनको, 5 जजेस का नाम लिया करते थे। अगर तारीखी तौर पर आप लोगों को याद हो लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मज़ारी अकबर नकवी क्योंकि अपना मीडिया पे पाबंदी और बाकी बातों के हवाले से बड़ी चीजें वजाहत के साथ सामने आई थी, और उस वक्त भी यही बातें होती थी कि जनाब हमने छोड़ना नहीं है, ये सारा कुछ आप लोग देखते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और चूंकि मैं तो उनको इसलिए जानता हूँ कि फौजदारी काम जानते हैं, ये जो है जनाब उनके अकाउंट्स में ऐसा था, अब मुझे भी पता है कि पिटिशनर कौन है इसके अंदर, किसने खड़ा किया, अब ये बातें नाम खुलवाएं तो ज्यादा अच्छा है। और तारीखी तौर पर जो है ना बहुत बड़ा आदमी साबित हुआ जैसे मज़ारी नकवी, उसने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वजह है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जजेस की ग्रुपिंग है। इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस एजाजुल एहसन, टोटल 5 जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वहाँ बड़ा फिट नहीं हो पा रहे थे, और जस्टिस एजाजुल एहसन की जात पे सवाल उठाना शुरू कर दिया, तो जरूरत क्या है। अच्छा मैं वैसे एक ब्रीफली इस पे कमेंट करेंगे अजहर सिद्दीक साहब, वो ये है कि चलें ग्रुपिंग हो रही है, होती नजर आ रही है, या एक तासुर है, वो उसको साइड पे रखते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को कोई रीजन साइड नहीं थी करनी चाहिए रेजिग्नेशन के अंदर, कर ही रहे रिजाइन तो बता देंगे यार ये मामला नहीं ना मैं फिर बताता चलूं, यही तो एक बड़े आदमी की निशानी है। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, पेशावर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुछ सडन तैनातियां हुई थी, तो हल्का सा इल्जाम लगा वो चुपकर चले गए, क्योंकि ये तो देखिए ये तो, और यहाँ हमारे यहाँ इल्जाम लगते रहे कि जनाब आपकी बीवी की जायदाद की बड़ी ट्रेल नहीं है, क्या हमने वहां इस्तीफे दिए किसी ने? आप अंदाजा तो लगाए ना, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फेस किया हमने? नहीं फेस किया। वो सुप्रीम कोर्ट की अब ट्वीट रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है हमारे साथियों के, वो मैनेज करने में कामयाब हो गया, पता नहीं क्या क्या कुछ हम सुनते रहे हैं, सारा कुछ देखते रहे हैं। वो अब ये जो बातें है ना, ये जो पोस्टें है ना, ये बड़ी अदब, ये बड़े एजाज की पोस्टें हैं, या मामूली सा हल्का सा छींटा भी अगर पढ़ने लगे तो कोई जरूरत नहीं है ऐसी पोस्टों की। क्या जबरदस्ती चिपके रहना इस पोस्टों में? इस पोस्टों में जबरदस्ती चिपके वो रहता है कि जिसके कोई ना कोई मकासद हो, जो आना चाहे। तो मैं तो, लेकिन मुझे अच्छा, मुझे बहुत अच्छे जज थे, हमने जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस थे हमने खो दिया उनको, और हमारी बार बड़ी रिजर्वेशन है इस हवाले से। लेकिन दुख और अफसोस का मकाम ये है कि ये सारा जो काम था ना, ये असल में जो घर का बड़ा होता है उससे बड़ा समाज, जैसे उमर अता बंदियाल के दौर में बड़ा कुछ होता रहा, लेकिन उन्होंने ऐसे हालात नहीं बनने दिए जो हालात उन्होंने हालात बनाए हैं। वैसे क्या ही मैं कहूँ उस पे अजहर सिद्दीक साहब, उमर अता बंदियाल साहब ने जो हालात बना दिए। नहीं देखिए, अच्छा चलें, मैं टाइम थोड़ा, मैं जरा इसी टॉपिक को स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ। मैं हाफिज साहब की तरफ से सिर्फ ये जाना है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में सर 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने सिविलियंस के फौजी अदालतों में 9 मई के वाकयात के बाद ट्रायल्स जो थे वो उसके खिलाफ फैसला दिया था। उसमें जस्टिस मज़ारी अकबर नकवी भी थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, एजाजुल एहसन साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, और मेरा ख्याल है दैट जजमेंट वाज ऑथर्ड बाय जस्टिस मुनीब। उनके इस्तीफ़ा तो नहीं, लेकिन सीनियरिटी बेसिस के वो सीनियर नहीं थे एंड ही वाज एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, वो मामला उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल की पिटिशन भी है।
तो आगे मामला उनका बन सकता है। अच्छा, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि उन्होंने ये फैसला लिखा था, मैं वैसे एक देखिए जो मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट है वो तो अभी परसों आई है, उसका तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट से ताल्लुक ही कोई नहीं है। मैं भी ये कह रहा हूँ। उससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर भी एक जजमेंट आई है जिसके अंदर यही जजेस थे, जो 8 जजेस थे जिन्होंने इसको प्रॉस्पेक्टिवली किया, और जब उसके अंदर फुल कोर्ट बना तो ये दूसरी तरफ चले गए 6 जो थे, और बाकी जो थे उन्होंने एक फ़ैसला और दे दिया। ये ऐसी चीज़ नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको चीज़ आ रही, सुप्रीम कोर्ट को 2 जगह बहुत बड़ा सेटबैक आया। अच्छा। एक जगह सेटबैक आया हमारे पूरे इस सारे सिस्टम के अंदर, जब 2009 के अंदर जो थे हमारे 115 के करीब जजेस जो थे उनको निकाला गया और उनकी जगह जो है वो नए लोग लेके आए। उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे जजेस थे जिन्होंने चीफ जस्टिस भी बनना था, बड़ा एक्सपीरियंस, और आज तक वो वैक्यूम जो है वो हमारी जुडिशल सिस्टम के अंदर या हमारी कोर्ट्स के अंदर जो बन नहीं रहा। अब उसके बाद हुआ ये कि जब 2009 के बाद आपने इसके अंदर एलिवेशन शुरू की तो उसके अंदर जो पहली एलिवेशन सारी आई वो आई कि जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब चाहते थे। अपनी जगह पे एक बहस नहीं, मैं सीनियरिटी जो है ना, ये कोई ऐसा उसूल नहीं है कि इसकी बेसिस के ऊपर आप अकबर बात ये है कि ये सिलसिला ये नहीं है कि 2-3 साल से चल रहा है। ठीक, सही। उसके बाद जब आगे चीजें चलती गई, वो वन मैन अथॉरिटी मेहनत की हमने, नहीं वन मैन नहीं पहुंचने के लिए हमने तो मेहनत की, हमने तो इस जुडिशरी के लिए स्ट्रगल किया। हमने तो ये समझा था कि 2009 के बाद इस मुल्क के अंदर जो है बड़ा ज़बरदस्त जुडिशल सिस्टम आएगा, मेरिट्स पे अपॉइंटमेंट्स होंगी, ए पॉलिटिकल काम किया जाएगा और इस मुल्क के अंदर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है वो इतना ट्रिकल डाउन करेगा कि जिस तरह समझा कि जिस तरह धरती आएंगे। अच्छा, अब हुआ तो क्या? वही काम टारगेटिंग चल रही है। अब देखें ना, अब हुआ क्या? उसके बाद जब जजेस का आना शुरू हुआ, साकिब निसार साहब के दौर के अंदर जो था, साकिब निसार साहब अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो जिस तरफ इशारा आगे किया गया था उन्हीं लोगों ने उस वक्त भी कहा था भी ठंडी हवाएं चलने वाली हैं, और वो साकिब निसार साहब ही जिन्होंने आना था। नहीं, वो कहा था, वो तो नहीं वो जावेद इकबाल साहब ने कहा। नहीं, अच्छा नहीं, उसके बाद ये है कि फिर आगे टेन्योर जो है वो एक सर 2 हरफी बात, 1 मिनट रह गया सिर्फ टोटल ना मेरे पास, 1 मिनट, 2 हरफी बात। जस्टिस मुनीब आपको आगे ये पिटीशन नहीं देखे मुनीब साहब का, मुनीब साहब का नहीं नजर आ रहा है आपको? नहीं, वो तो उनका अपना फैसला है, लेकिन मैं ये समझता हूं सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर ये लाहौर पाकिस्तान बार काउंसिल की पिटीशन टेक नहीं, वो तो उस नहीं, अगर उस सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मान लिया जाए कि जिसके अंदर बार की रिजर्वेशंस है, तो उसके अंदर तो जस्टिस आयशा मलिक भी आएंगी, उसके अंदर शायद वहीद साहब भी आएंगे, उसके अंदर जो कराची मुनीब साहब फैसले कुछ ऐसे किए हुए ना सर। नहीं मुनीब देखना कि फिर अक्रॉस द बोर्ड ही प्रिंसिपल अगला आएगा ना, ये तो नहीं है कि आप एक को कहें कि आप निकल जाए। लास्ट कमेंट जी अजहर सिद्दीक साहब, आपको नजर आ रहा है कि अगला, मैं टारगेट नहीं कहूंगा, आपने कहा कि नाम लेते थे मुनीब साहब। देखिए तारीखी बात बता दूं आपको, आप समझे सर 10 सेकंड सर। नवाज शरीफ ने देखे सजाद अली शहादत के दौर में क्या हाल किया था सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, आपको समझना चाहिए। आज भी नवाज शरीफ सर वो ग्रुप जो तारीखी रेफरेंस जो लोग बॉस जो तारीखी रेफरेंस समझ रहे हैं ना, वो आपकी बात समझ गए, आपका जवाब उन तक पहुंच गया। मेरा माजरत के साथ सर जी टाइम खत्म हो गया एक्चुअली, वो मैं क्या करूंगा, वो इश्तिहार भी तो चलाने होते हैं। वेरी मच अजहर सिद्दीक साहब, आपने वक्त दिया है, आप साहब बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।